हेलो स्टूडेंट्स, कार्नोट साइकिल पार्ट 1 में हमने कार्नोट इंजन के बारे में डिस्कस किया था और ये देखा था कि कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल के 4 अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, जिसे ग्राफिकली एक पीवी ग्राफ पर डिस्प्ले करते हैं। आज हम कार्नोट साइकिल पार्ट 2 में जो चारों स्टेजेस या हम उसे ऑपरेशंस कह सकते हैं, उनके दौरान किए गए कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन, जिसे कि हम आइसोथर्मल एक्सपांशन भी कहते हैं, स्टेट ए में जब कोई सिलेंडर हीट सोर्स के कांटेक्ट में टेम्परेचर T1 पर रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में गैस का प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 होता है। अब यदि गैस सोर्स मीन्स हॉट रिजर्वायर से Q1 हीट अब्जॉर्ब करती है, तो हीट के अब्जॉर्प्शन से रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन होता है और गैस का वॉल्यूम V1 से बढ़कर के V2 हो जाता है। तो प्रथम ऑपरेशन होता है आइसोथर्मल एक्सपांशन, जिसमें अवस्था A से B तक की परिवर्तन को हम देखते हैं, जिसमें कि गैस का वॉल्यूम V1 से बढ़कर के V2 हो जाता है, मीन्स इसका एक्सपांशन हो जाता है। ऐसी स्थिति में किए गए कार्य का मान W1 RT1 log E V2 अपॉन V1 के बराबर होगा, जिसे हम Q1 भी कहेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यह कार्य आइसोथर्मल एक्सपांशन के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड ऑपरेशन की, जो कि एडियाबेटिक एक्सपांशन है। B से C तक का जो ऑपरेशन है वो सेकेंड ऑपरेशन कहलाता है। अवस्था B में आकर जब गैस का टेम्परेचर T1 और प्रेशर P2 है, साथ ही इसका वॉल्यूम हो जाएगा V2 के बराबर। माना कि आप सिलेंडर को कंप्लीटली आइसोलेट कर गैस को एडियाबेटिकली अवस्था C में प्रसारित होने दिया जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर T2, प्रेशर P3 तथा वॉल्यूम V3 हो जाता है। T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है। चूंकि इस ऑपरेशन में Q इक्वल टू 0 है, अतः गैस द्वारा किया गया कार्य W2 उसकी इंटरनल एनर्जी में कमी के बराबर होगा।
W2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा ई। इसे हम माइनस CV T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, जो कि आपने थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के अंतर्गत स्टडी किया था। और W2 इक्वल टू हो जाएगा CV T1 माइनस T2, इक्वेशन नंबर 2। मीन्स ये वर्क एडियाबेटिक एक्सपांशन के बराबर है। वेयर CV इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, मीन्स स्थिर आयतन पर गैस की ऊष्माधारिता कहलाती है। अब हम बात करेंगे थर्ड ऑपरेशन की, जिसे हम आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। ये ऑपरेशन C से D तक होता है। ये देखिए यहाँ पर आइसोथर्मल कंप्रेशन। सिलेंडर को अब सिंक मीन्स कोल्ड रिजर्वायर के कांटेक्ट में टेम्परेचर T2 केल्विन पर रखा जाता है। गैस को रिवर्सिबली तथा आइसोथर्मल प्रोसेस से इस टेम्परेचर पर कंप्रेस किया जाता है, जिससे इसका वॉल्यूम V3 से घटकर V4 हो जाता है। साथ ही प्रेशर P3 से बढ़कर के P4 हो जाता है। इस प्रकार गैस की अवस्था C से अवस्था D में परिवर्तन होता है। यदि इस प्रोसेस में गैस द्वारा Q2 मात्रा की हीट सिंक को स्थानांतरित की गई है, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन में जो किया गया कार्य होगा W3, वो बराबर होगा RT2 log E V4 अपॉन V3 इक्वल टू माइनस Q2 के बराबर। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। तो इस प्रकार से हम आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान किए गए कार्य की गणना करेंगे। लास्ट ऑपरेशन फोर्थ ऑपरेशन है, जिसे हम एडियाबेटिक कंप्रेशन भी कहते हैं। D से A वाला ऑपरेशन ये एडियाबेटिक कंप्रेशन कहलाता है। अब गैस अवस्था D में वॉल्यूम V4, प्रेशर P4 और टेम्परेचर T2 पर है। सिलेंडर को पुनः आइसोलेट कर एडियाबेटिक प्रोसेस से गैस को तब तक कंप्रेस किया जाता है जब तक कि वह अपनी मूल अवस्था A में ना आ जाए, मीन्स उसका वॉल्यूम V1, प्रेशर P1 व टेम्परेचर T1 हो जाए। अब चूंकि यहाँ पर Q इक्वल टू 0 मीन्स गैस द्वारा किया गया कार्य W4 माइनस डेल्टा E के बराबर होगा, और इसे हम लिख सकते हैं माइनस CV T1 माइनस T2 के बराबर। तो ये इक्वेशन फोर्थ एडियाबेटिक कंप्रेशन के दौरान किए गए कार्य के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार
चारों ऑपरेशंस में हमने वर्क की वैल्यू फाइंड आउट की और इन्हीं चारों ऑपरेशंस को मिलाकर ही हम कार्नोट साइकिल कहते हैं। आज हमने चारों ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा। इसके आगे का वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।